हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है करंट अफेयर। इसमें हम करंट अफेयर का क्वेश्चन जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का उसको इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकी सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया है? रिसेंटली वन बिग ब्यूटीफुल बिल हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है कनाडा और चौथा है इटली। ये आपका प्रपोज किया गया है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका में हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल प्रस्तावित किया गया है। इस विधेयक को जुलाई 2025 में अमेरिकी संसद द्वारा पारित किया गया था। इसे तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जो उनके दूसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में से एक था। यह विधेयक करों में कटौती, सरकारी खर्च में कमी और सीमा सुरक्षा के लिए धन बढ़ाने जैसे प्रावधानों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य खीर भवानी मंदिर जहां वार्षिक मेला आयोजित होता है कहां स्थित है? द मेन खीर भवानी टेम्पल वेयर द एनुअल फेयर इज हेल्ड इज लोकेटेड इन विच प्लेस? आपका पहला ऑप्शन है अनंतनाग, दूसरा है कुपवाड़ा, तीसरा है तुलमुल्ला गांदरबल और चौथा है श्रीनगर। ये आपका आयोजित होता है तुलमुल्ला गांदरबल। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुल्ला में स्थित है। खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह देवी रागन्या देवी को समर्पित है, जो एक पवित्र जल कुंड के ऊपर बना है। इस कुंड के जल का रंग बदलने के बारे में माना जाता है कि यह घाटी के लिए भविष्य के संकेत देता है। ज्येष्ठ अष्टमी के दौरान एक बड़ा वार्षिक मेला आयोजित होता है, जिसमें भक्त देवी को खीर चढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जापानी शहर किताक्यूसु से प्रेरणा लेकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ एन इको टाउन इंस्पायर्ड बाय द जापानी सिटी किताक्यूसु? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है कर्नाटक। ये है आपका तेलंगाना राज्य। तेलंगाना सरकार ने जापान की किताक्यूसु शहर से प्रेरित होकर हैदराबाद में 80 एकड़ का एक इको टाउन के विकास की घोषणा की है। यह परियोजना शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों, टिकाऊ विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों पर केंद्रित होगी। इस पहल के लिए तेलंगाना और किताक्यूसु के बीच एक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जापानी शहर किताक्यूसु, जो एक समय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक था, अब पर्यावरण के अनुकूल शहरी विकास का एक मॉडल बन गया है। तेलंगाना का लक्ष्य किताक्यूसु के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए पर्यावरण की दृष्टि से अस्थायी औद्योगिक और शहरी विकास के लिए एक मानक स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ली जेम्यांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ली जेम्यांग हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है वेनेजुएला, तीसरा है उत्तर कोरिया और चौथा है दक्षिण कोरिया। तो ये बनाए गए हैं दक्षिण कोरिया के। ठीक है, ली जेम्यांग जून 2025 में दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यह चुनाव जीता। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति यूं सुक येओल के खिलाफ जीत हासिल की है, जिन्हें महाभियोग के बाद पद से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में आयोजित G7 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन्वाइटेड टू द G7 समिट हेल्ड इन विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है कनाडा और चौथा है जापान। ये आपका आयोजित किया गया था कनाडा में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। जून 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी ने अल्बर्टा के कनानस्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, यह उनका लगातार छठा G7 शिखर सम्मेलन था। इस सम्मेलन में उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। ठीक है, इसके साथ साथ देख लेते हैं कि 2023 में G7 समिट आपका कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था जापान में, 2022 में हुआ था जर्मनी में, 2024 में हुआ था इटली में और हाल ही में जून 2025 में आयोजित हुआ था कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत में कितने नए करोड़पति जुड़े हैं? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट
2025 हाउ मेनी न्यू मिलेनियर्स वर एडेड इन द इंडिया इन 2024? आपका पहला ऑप्शन है 25,000, दूसरा है 28,000, तीसरा है 33,000 और चौथा है 30,000। ये आपके टोटल ऐड हुए हैं 33,000। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में भारत में 33,000 नए करोड़पति यानी कि मिलियन डॉलर संपत्ति वाले जुड़े हैं। यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत वृद्धि और बढ़ती धन सृजन क्षमता को दर्शाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक धन वितरण और करोड़पतियों की संख्या में रुझान का विश्लेषण करती है, जो विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने में मदद करती है। ठीक है, भारत ने इस अवधि में उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर? ठीक है, इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य सुविधा पोर्टल, दूसरा है आयुष सुविधा केंद्र, तीसरा है भारतीय चिकित्सा निवेश योजना और चौथा है आयुष निवेश सारथी। तो ये है आपका पोर्टल आयुष निवेश सारथी। ठीक है, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल का लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है, जो घरेलू और विदेशी निवेशकों को आयुष क्षेत्र में निवेश के अवसरों, नीतियों और प्रोत्साहनों की जानकारी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य भारत को पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना और इस क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2025? आपका पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा विज्ञान और सक्रिय भूमिका यानी फूड सेफ्टी साइंसेज एक्टिव रोल, दूसरा है खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी यानी फूड सेफ्टी अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है खाद्य सुरक्षा हर कदम पर सतर्कता यानी फूड सेफ्टी विजिलेंस एट एवरी स्टेप, और चौथा है खाद्य सुरक्षा स्वस्थ भविष्य की कुंजी यानी फूड सेफ्टी की टू अ हेल्दी फ्यूचर। तो इसका जो थीम था ये था खाद्य सुरक्षा विज्ञान और सक्रिय भूमिका यानी फूड सेफ्टी साइंसेज एक्टिव रोल। ठीक है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम खाद्य सुरक्षा विज्ञान की सक्रिय भूमिका यानी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन थी। ठीक है, यह थीम इस बात पर जोर देती है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में वैज्ञानिक ज्ञान का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि भोजन को क्या सुरक्षित बनाता है और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनसीसी में कितने लाख कैडेटों की वृद्धि की घोषणा की है? हाउ मेनी लाख कैडेट्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी इंक्रीज्ड इन एनसीसी? आपका पहला ऑप्शन है 2 लाख, दूसरा है 3 लाख, तीसरा है 4 लाख और चौथा है 5 लाख। तो ये है आपका 3 लाख। ठीक है, केंद्र सरकार ने नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी में 3 लाख कैडेटों की वृद्धि की घोषणा की है। यह विस्तार जून 2025 में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर के शैक्षणिक संस्थाओं से एनसीसी में बढ़ती मांग को पूरा करना है। इस वृद्धि के बाद एनसीसी में कैडेटों की स्वीकृत संख्या 17 लाख से बढ़ाकर 20 लाख हो गई है। इससे यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बन गया है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसमें एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया गया है। इस विस्तार का महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर? आपका पहला ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, दूसरा है सलमान रुश्दी, तीसरा है अदिश सी अग्रवाल और चौथा है अरुंधति रॉय। तो ये आपका लिखा गया है अदिश सी अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अदिश सी अग्रवाल ने मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कार्यकाल के दौरान किए गए कानूनी सुधारों और उनके शासन के दर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। जून 2025 में प्रकाशित हुई इस पुस्तक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? आपका पहला ऑप्शन है महेंद्र देव, दूसरा है रघुराम राजन, तीसरा है उर्जित पटेल और चौथा है नन ऑफ दीज। तो ये नियुक्त किया गया है महेंद्र देव को। ठीक है, जून 2025 में वरिष्ठ
अर्थशास्त्री महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी का स्थान लिया है, जो पूर्व अध्यक्ष विवेक देबरॉय के निधन के बाद अतिरिक्त पदभार संभाल रही थी। ठीक है, महेंद्र देव जो एक प्रसिद्ध कृषि और विकास अर्थशास्त्री हैं, को 2 साल की अवधि के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी नियुक्ति के बाद परिषद को पुनर्गठित किया गया है। ठीक है, इसमें नए अंशकालिक सदस्यों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? आपका पहला ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक में, दूसरा है हैदराबाद तेलंगाना में, तीसरा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में और चौथा है गुरुग्राम हरियाणा में। तो इसकी स्थापना किया जा रहा है नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत का पहला AI विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ बन रहा है। यह 1000 करोड़ का निवेश है, जिसका उद्देश्य भारत को AI अनुसंधान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। यह SEZ उच्च घनत्व वाले डेटा केंद्रों के साथ वैश्विक तकनीकी कंपनियों को आकर्षित करेगा, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वृंदावन ग्राम योजना एंड गीता भवन प्रोजेक्ट? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात और चौथा है मध्य प्रदेश। ये लॉन्च किया गया हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, बात करें वृंदावन ग्राम योजना के बारे में, तो इस योजना के तहत प्रत्येक विकास खंड से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। इसमें कम से कम 2000 लोग और 500 गाय बैल हों। ठीक है, इन गांवों को गौ संरक्षण, ग्रामीण विकास और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मॉडल गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। और बात करें गीता भवन परियोजना की, इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी शहरी निकायों में गीता भवन स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य भगवत गीता और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान का प्रसार करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बांके बिहारी जी कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द बांके बिहारी जी कॉरिडोर लोकेटेड? आपका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है उत्तराखंड। ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बांके बिहारी जी कॉरिडोर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यह कॉरिडोर मथुरा जिले के वृंदावन में प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर एक प्रमुख पुनर्विकास परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य भक्तों की भीड़ को कम करना, दर्शन को सुगम बनाना और मंदिर क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NHAI ने पहली एसेट मोनेटाइजेशन योजना से कितनी राशि जुटाई है? हाउ मच अमाउंट हैज NHAI रेज्ड फ्रॉम इट्स फर्स्ट एसेट मोनेटाइजेशन प्लान? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 1.4 लाख करोड़, दूसरा है 2.4 लाख करोड़, तीसरा है 4.4 लाख करोड़ और चौथा है 3.4 लाख करोड़। ये जुटाया गया है 1.4 लाख करोड़। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने अपनी पहली एसेट मोनेटाइजेशन योजना से 1.4 लाख करोड़ की राशि जुटाई है। यह राशि सड़क क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए NHAI के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन योजना के तहत NHAI टोल ऑपरेटर ट्रांसफर यानी TOT मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक सड़कों के मुद्रीकरण का कार्य करता है। यह धन जुटाने में मदद करता है, जिसका उपयोग नए राजमार्गों के निर्माण और मौजूदा नेटवर्क के रखरखाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खानक्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, वेयर विल द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज खानक्वेस्ट बी हेल्ड? आपका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है रूस, तीसरा है मंगोलिया और चौथा है चीन। ये आपका आयोजित कहाँ किया जाएगा? आपका मंगोलिया में किया गया था। ठीक है, खानक्वेस्ट मंगोलिया में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। जून 2025 में भारतीय सेना सहित 24 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए विभिन्न देशों के सशस्त्र बलों के बीच सहयोग, अंतर संचालनीयता और क्षमताओं को बढ़ाना है। इस अभ्यास में संयुक्त योजना, सामरिक अभ्यास और शारीरिक दक्षता पर जोर दिया जाता है, जिससे वैश्विक शांति प्रयासों में मदद मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में 16 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? बाय विनिंग 16 मेडल्स एट द ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025, विच पोजीशन हैज इंडिया सिक्योर्ड इन द मेडल टैली? आपका पहला ऑप्शन है सेकंड, दूसरा है थर्ड, तीसरा है फर्स्ट और फोर्थ है फोर्थ। ये प्राप्त किया गया है फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में भारत ने कुल 16 पदक जीतकर, जिनमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य शामिल थे, पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह प्रदर्शन भारत के एथलेटिक्स के क्षेत्र में बढ़ते वर्चस्व को दर्शाता है। यह प्रतियोगिता 7 और 8 जून 2025 को ताइपे में आयोजित की गई थी, जिसमें भारतीय एथलीटों ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे मजबूत प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में किस राज्य के फेनी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? इन जून 2025 द फेनी ऑफ विच स्टेट रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है केरल। तो ये जो फेनी है ये है आपका गोवा राज्य का, ठीक है। जून 2025 में गोवा के फेनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। यह मान्यता विशेष रूप से ओजो फेनी को दी गई है, जो काजू सेब से बनी पारंपरिक गोवा की शराब है। पणजी के पास नारोरा गांव में स्थित सैजकार डिस्टिलरी ने इसका उत्पादन किया है। जीआई टैग इस अनूठे पेय की प्रामाणिकता और पहचान को सुरक्षित रखता है, साथ ही इसकी ब्रांडिंग और बाजार मूल्य को भी बढ़ाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा की है? फ्रॉम व्हेन हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द 16th सेंसस? आपका पहला ऑप्शन है 1 मार्च 2026 से, दूसरा है 1 अप्रैल 2026 से, तीसरा है 1 मार्च 2027 से और चौथा है 1 अप्रैल 2027 से। ये आपका होगा 1 मार्च 2027 से, ठीक है। भारत की 16वीं जनसंख्या गणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। यह 2 चरणों में होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 में मकानों की सूची बनाने से शुरू होगी और दूसरा चरण 1 मार्च 2027 को जनसंख्या गणना का होगा। इस जनगणना में जाति आधारित डेटा पहली बार शामिल किया जाएगा। यह पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें डेटा एकत्र करने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को आसान बनाने के लिए वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन योजना शुरू की है? इन मई 2025 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन स्कीम टू सिंप्लीफाई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में नागरिक संपत्ति के स्थान की परवाह किए बिना राज्य के किसी भी उप पंजीकीय कार्यालय में अपने संपत्ति दस्तावेजों को पंजीकृत करा सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों को सुविधा में सुधार करना है। यह मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे उच्च गतिविधि वाले क्षेत्रों में रियल एस्टेट लेनदेन को सरल बनाने के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में युग्नू की पहली महिला उप कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन जुलाई 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? आपका पहला ऑप्शन है नजमा अख्तर, दूसरा है राधा शर्मा, तीसरा है उमा कांजीलाल, चौथा है गौतमी शर्मा। ये है आपका उमा कांजीलाल, ठीक है। जुलाई 2025 में प्रोफेसर उमा कांजीलाल को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की पहली महिला उप कुलपति नियुक्त किया गया। 1985 में स्थापित इग्नू के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में 3 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाली कांजीलाल अपनी विशेषज्ञता और नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। वह राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा पहलों जैसे कि स्वयं और स्वयं प्रभा में भी योगदान दे चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। इन फरवरी 2025 व्हाट वाज द थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 लॉन्च्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आपका पहला है सभी के लिए वित्तीय समावेशन, दूसरा है डिजिटल वित्त यानी भविष्य, तीसरा है ऋण और बचत और चौथा है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। तो ये था आपका थीम वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि यानी फिनेंशियल लिटरेसी और वीमेन प्रोस्पेरिटी। यह थीम महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और उन्हें बचत
ऋण, बीमा और निवेश जैसे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरूक करने पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय निर्णय लेने और उनकी समग्र आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सक्षम बनाना था। ठीक है, आरबीआई हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता है ताकि वित्तीय जागरूकता का प्रसार किया जा सके और आम जनता में जिम्मेदारी वित्तीय व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इन मार्च 2025, हु वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? आपका पहला ऑप्शन है मनीषा भानवाल, दूसरा है पूजा सिहाग, तीसरा है दिव्या काकरान और चौथा है अंशु मलिक। ये है आपका मनीषा भानवाला। मार्च 2025 में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा भानवाला ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिला के 62 किलोग्राम वर्ग में के फाइनल में दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंदी को 8-7 से हराया। यह भारत का 2021 के बाद इस चैंपियनशिप में पहला महिला फ्री स्टाइल कुश्ती स्वर्ण पदक था। मनीषा के इस प्रदर्शन से भारत ने कुल 10 पदक हासिल किए, जिनमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य शामिल थे। अगला है, मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की? इन मार्च 2025, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द प्रगति पथ स्कीम टू इम्प्रूव रूरल रोड्स? आपका पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो ये आपका लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। मार्च 2025 में कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़क नेटवर्क को व्यवस्थित और गुणात्मक रूप से सुधार करना है। ठीक है, इसके तहत 5,190 करोड़ की अनुमानित लागत से लगभग 7,110 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को विकसित करने का योजना है। यह योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से अलग है और इसका लक्ष्य राज्य भर में ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? इन अप्रैल 2025, विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली डिजिटली इलिटरेट स्टेट? आपका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तेलंगाना। तो ये है आपका केरल राज्य। ठीक है, अप्रैल 2025 में केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। यह उपलब्धि राज्य सरकार के डिजी केरलम अभियान के माध्यम से हासिल की गई है, जिसने 21 लाख से अधिक डिजिटल रूप से निरक्षर नागरिकों को प्रशिक्षित किया। इस पहल से राज्य में डिजिटल विभाजन कम हुआ और नागरिक ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हुए। इससे ई गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में सीबीआई द्वारा सीमा पार संगठित साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? इन अप्रैल 2025, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय सीबीआई टू टैकल ट्रांजेक्शनल ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम? आपका पहला ऑप्शन है ऑपरेशन साइबर नेट, दूसरा है ऑपरेशन चक्रव्यूह, तीसरा है ऑपरेशन गरुड़ और चौथा है ऑपरेशन चक्र। तो ये है आपका ऑपरेशन चक्र अभियान। ठीक है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा सीमा पार संगठित साइबर अपराध से निपटने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया गया था। ठीक है, यह ऑपरेशन डिजिटल गिरफ्तारियों और अन्य साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें अपराधी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी बनकर लोगों को ठगते हैं। इस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने कई राज्यों में छापेमारी की और अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया। ठीक है, यह ऑपरेशन चक्र 4 का अनुवर्ती है, जिसने भी साइबर सक्षम वित्तीय अपराध नेटवर्क को लक्षित किया था। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस भारतीय शहर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था? इन जनवरी 2025, इन विच इंडियन सिटी वर द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ऑर्गेनाइज्ड? आपका पहला ऑप्शन है मनाली और शिमला, दूसरा है लेह और श्रीनगर, तीसरा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर और चौथा है गुलमर्ग और पहलगाम। तो इसका आयोजन आपका हुआ था लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 2 चरणों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया था। पहला चरण 23 से 27 जनवरी 2025 तक लेह लद्दाख में आयोजित हुआ, इसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग जैसे खेल शामिल थे, और दूसरा चरण 9 से 12 मार्च 2025 तक गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में आयोजित हुआ, इसमें
अल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे बर्फीले खेल शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में किस देश ने भविष्य में इंसेफ्लाइटिस को रोकना, जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। ठीक है। इन May 2025 which country launched a global campaign named Preventing Encephalitis in the Future Climate Change and Infectious Diseases। आपका पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम और चौथा है जापान। तो ये आपका शुरू किया गया है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के द्वारा। ठीक है। मई 2025 में यूके स्थित चैरिटी इंसेफ्लाइटिस इंटरनेशनल ने भविष्य में इंसेफ्लाइटिस को रोकना, जलवायु परिवर्तन और संक्रामक रोग नामक एक वैश्विक अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को जलवायु परिवर्तन से बढ़ रहे इंसेफ्लाइटिस के खतरे के प्रति जागरूक करना और टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देना है। इस पहल का लक्ष्य समय पर निदान और उपचार को प्रोत्साहित करना है ताकि इस बीमारी के कारण होने वाले मृत्यु और विकलांगता को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत का पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इन May 2025 वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है नई दिल्ली और चौथा है चेन्नई। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया था। मई 2025 में भारत का पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसका उद्देश्य मध्यस्थता को विवाद समाधान के लिए एक प्रमुख साधन के रूप में बढ़ावा देना था, विशेषकर नए मध्यस्थता अधिनियम 2023 के बाद। सम्मेलन में मीडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी शुभारंभ हुआ, जो देश में मध्यस्थता को संस्थागत रूप देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? इन जनवरी 2025 हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025? आपका पहला ऑप्शन है 15, दूसरा है 17, तीसरा है 18 और चौथा है 20। ठीक है। तो ये है टोटल आपके 17 बच्चे। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कुल 17 बच्चों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इन बच्चों को उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार की घोषणा वीर बाल दिवस के अवसर पर की गई थी और इसमें 10 लड़कियां और 7 लड़के शामिल थे, जिन्होंने 7 विभिन्न श्रेणियों में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 में प्रतिभा सेतु पहल किस संगठन ने शुरू की? इन 2025 विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द प्रतिभा सेतु इनिशिएटिव? आपका पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग, तीसरा है यूजीसी और चौथा है एनसीईआरटी। तो ये आपका लॉन्च किया गया था इनिशिएटिव संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के द्वारा। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शुरू की गई प्रतिभा सेतु पहल का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करना है जो यूपीएससी परीक्षा के सभी चरण पास करने के बाद भी अंतिम मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इन उम्मीदवारों को सरकारी और निजी क्षेत्र के सत्यापित नियोजकताओं से जोड़ता है। इस पहल से उच्च योग्य उम्मीदवारों की प्रतिभा का सदुपयोग होता है और उन्हें दूसरा अवसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की अनिवार्यता हटा दी है? विच स्टेट हैज़ रिमूव्ड द कंपल्सन ऑफ टीचिंग हिंदी एज द थर्ड लैंग्वेज फ्रॉम क्लास 1 to 5? आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है केरल, तीसरा है गुजरात और चौथा है गोवा। तो ये है आपका महाराष्ट्र राज्य। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के अपने फैसलों को वापस ले लिया है। अप्रैल 2025 में लाए गए इस नियम का विरोध हुआ, जिसके बाद जून 2025 में इसे रद्द कर दिया गया। अब छात्र हिंदी के अलावा कोई भी अन्य भारतीय भाषा चुन सकते हैं। इस कदम से क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने और भाषा थोपने के आरोप को शांत करने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर हमला किया? विच कंट्री अटैक्ड इजराइल अंडर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3? ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है ओमान और चौथा है कुवैत। तो ये अटैक किया गया है ईरान के द्वारा। ठीक है। जून 2025 में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर जवाबी हमला किया। यह हमला इजराइल द्वारा किए गए एक हवाई हमले के जवाब में था।
इसमें ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी। इस ऑपरेशन में ईरान ने इजरायली सैन्य और परमाणु ठिकाने को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन दागे। यह हमला दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को और भी बढ़ा गया। अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत की पहली चारागाह पक्षी गणना कहाँ आयोजित की गई थी? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस ऑर्गेनाइज्ड इन 2025? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है सुंदरबन, दूसरा है जिम कॉर्बेट, तीसरा है कांजीरंगा और चौथा है रणथंभौर। ये किया गया था आपका कांजीरंगा में। ठीक है, 2025 में भारत की पहली चारागाह पक्षी गणना असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। यह अनूठी पहल का उद्देश्य कांजीरंगा के विशाल घास के मैदान में रहने वाली पक्षी प्रजातियों की आबादी, विविधता और उनके आवास की स्थिति का मूल्यांकन करना था। सर्वेक्षण में दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया और पैसिव एकॉस्टिक मॉनिटरिंग जैसे उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? आपका पहला ऑप्शन है अमित मोहन प्रसाद, दूसरा है पंकज कुमार, तीसरा है राजीव सिंह और चौथा है संजय सिंघल। ये नियुक्त किए गए हैं आपके संजय सिंघल। ठीक है, जुलाई 2025 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय सिंघल को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 सितंबर 2025 को अमृत मोहन प्रसाद का स्थान ग्रहण किया। संजय सिंघल उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के अधिकारी हैं और इससे पहले वे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मेघनाथ देसाई, जिनका हाल ही में जुलाई 2025 में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध भारतीय मूल के व्यक्ति थे। ठीक है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई हु पास्ड अवे इन जुलाई 2025, हु वाज रिओन्ड इंडियन ओरिजिन, वो क्या थे? आपसे ये पूछा गया है। पहला है इतिहासकार, दूसरा है अर्थशास्त्री, तीसरा है पत्रकार और चौथा है राजनीतिज्ञ। तो वो थे आपके अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जुलाई 2025 में निधन हुए लॉर्ड मेघनाथ देसाई एक प्रसिद्ध भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर एमिरेट्स के पद पर रहे देसाई ने अर्थशास्त्र, राजनीति और भारतीय ब्रिटिश संबंधों पर महत्वपूर्ण योगदान दिए। वे यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी थे और उन्हें 2008 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जुलाई 2025 में भारतीय तटरक्षक बल के लिए कौन सा तीव्र गश्त पोत लॉन्च किया था? विच फास्ट पेट्रोल वेसल वॉज लॉन्च्ड बाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड इन जुलाई 2025? आपका पहला ऑप्शन है विजिलेंट, दूसरा है दुर्गा, तीसरा है अटल और चौथा है समर्थ। ये लॉन्च किया गया था अटल। ठीक है, जुलाई 2025 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए ICGS अटल नामक तीव्र गति पोत लॉन्च किया। यह 8 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए FPVs की श्रृंखला में छठा है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत निर्मित यह पोत तटीय सुरक्षा, गश्त और खोज एवं बचाव अभियानों में भारतीय तटरक्षक की क्षमताओं को बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपने जुलाई 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य में 2025-26 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर 6.4% कर दिया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स जुलाई 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रेज्ड इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर 25-26 टू 6.4%? आपका पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है एशियाई विकास बैंक, तीसरा है नव विकास बैंक और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए 2025-26 के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP वृद्धि अनुमान को 6.4% तक बढ़ाया। यह अप्रैल 2025 में अनुमानित 6.2% से अधिक था और भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में पुनः स्थापित करता है। यह संशोधन एक अनुकूल बाहरी वातावरण और बेहतर वित्तीय स्थितियों को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है किस वरिष्ठ भारतीय राजनेता ने लोक गाथाओं और गोरखनाथ की शिक्षाओं पर आधारित जुलाई 2025 में रिलीज हुई पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ लव एंड सेंट गोरखनाथ का सह लेखन किया है? ठीक है, विच सीनियर इंडियन पॉलिटिशियन को ऑथर्ड द बुक
Lords of Love and Sant Gorakhnath released in July 2025 based on folk tales and teaching of गोरखनाथ। आपका पहला ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, दूसरा है योगी आदित्यनाथ, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है जयंत चौधरी। तो ये है आपके लालू प्रसाद यादव। ठीक है, जुलाई 2025 में रिलीज हुई पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ लव एंड संत गोरखनाथ का सह-लेखन वरिष्ठ भारतीय राजनेता लालू प्रसाद यादव ने किया था। उन्होंने पत्रकार और लेखक नलिन वर्मा के साथ मिलकर यह पुस्तक लिखी है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2025 में किस दिन विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस मनाया गया है? रिसेंटली इन जुलाई 2025 ऑन विच डे वाज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर्सन्स ऑब्जर्व्ड? आपका पहला ऑप्शन है 27 जुलाई, दूसरा है 28 जुलाई, तीसरा है 29 जुलाई और चौथा है 30 जुलाई। ये आपको मनाया गया है हाल ही में 30 जुलाई को। ठीक है, जुलाई 2025 में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस 30 जुलाई को मनाया गया। हर साल मानव तस्करी के पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए यह दिन 30 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लॉयन? पहला आपका ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है सूडान, तीसरा है वियतनाम और चौथा है इंडोनेशिया। ये आपका शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना था, जिसमें मिसाइल साइटें और यूरेनियम संवर्धन सुविधाएं शामिल थी। ठीक है, इस ऑपरेशन को ईरान से उत्पन्न होने वाले खतरों का मुकाबला करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिसे इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा मानता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है? इन विच ईयर हैज़ द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स? पहला आपका ऑप्शन है 2025, दूसरा है 2026, तीसरा है 2027 और चौथा है 2028। ये घोषित किया गया है 2026 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक कृषि और खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना है। यह पहल लैंगिक असमानता को दूर करने और महिलाओं को भूमि अधिकार, ऋण और प्रौद्योगिकी पहुंच जैसे संसाधनों के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। ठीक है, इसका लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और गरीबी उन्मूलन में सुधार करना भी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बीन इनॉग्रेटेड? पहला आपका ऑप्शन है गुरुग्राम, दूसरा है पुणे, तीसरा है मानेसर और चौथा है नोएडा। इसका उद्घाटन किया गया है आपका मानेसर में। ठीक है, मानेसर में भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। मारुति सुजुकी के इस संयंत्र में स्थित टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 4.5 लाख वाहन है। इसे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में पातली रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया है, जिससे वाहन परिवहन की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा। इस परियोजना में लगभग आपका रुपया 800 करोड़ का निवेश हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अरुण श्रीनिवास को भारत में व्यापार प्रमुख और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? रिसेंटली विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड अरुण श्रीनिवास एज हेड ऑफ द बिजनेस एंड एमडी इन इंडिया? पहला आपका ऑप्शन है ट्विटर, दूसरा है गूगल, तीसरा है मेटा और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट। ये नियुक्त किया गया है मेटा का। मेटा ने हाल ही में अरुण श्रीनिवास को भारत में अपना व्यापार प्रमुख और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने जुलाई 2025 में कार्यभार संभाला। अपनी नई भूमिका में श्रीनिवास भारत में मेटा के व्यवसाय के समग्र प्रबंधन, नवाचार और राजस्व रणनीतियों को देखरेख करेंगे। ठीक है, वह इससे पहले भारत में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय के प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कैराइकल कार्निवल 2025 संपन्न हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट या फिर यूटीज हैज़ द कैराइकल कार्निवल 2025 कंक्लूडेड? आपका पहला ऑप्शन है पुडुचेरी, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है छत्तीसगढ़। ये आपका संपन्न हुआ है पुडुचेरी में। ठीक है, पुडुचेरी के कराईकल जिले में 16 से 19 जनवरी 2025 तक कराईकल कार्निवल 2025 का आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियां शामिल थी। कार्निवल का आयोजन कराईकल पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा मिलकर किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज बीन awarded the highest civilian award Grand Cross of the Order of Makarios थर्ड by which country? पहला आपका ऑप्शन है यूक्रेन, दूसरा है इटली, तीसरा है साइप्रस और चौथा है कनाडा। तो ये है साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडायलाइड्स ने प्रदान किया। यह सम्मान भारत और साइप्रस के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। पीएम मोदी ने इस पुरस्कार को 1.4 अरब भारतीयों को समर्पित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वेयर एज इंडियाज फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिजेनाइजेशन सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? पहला आपका ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है भोपाल और चौथा है इंदौर। इसका उद्घाटन आपका चेन्नई में किया गया है। ठीक है, चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन जून 2025 में गरुड़ एयर स्पेस द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य कृषि ड्रोन के स्वदेशी डिजाइन, निर्माण और परीक्षण को बढ़ावा देना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके। इस 35,000 वर्ग फुट की सुविधा के साथ देश भर में 300 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए, ताकि ड्रोन नवाचार और कौशल विकास को गति दी जा सके। अगला क्वेश्चन है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन भारत के किस शहर में होगा? इन विच इंडियन सिटी विल द मेन इवेंट ऑफ 11th इंटरनेशनल योगा डे 2025 बी हेल्ड? आपका पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है जयपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है विशाखापट्टनम। तो जो इसका आयोजन हुआ था, ये हुआ था आपका विशाखापट्टनम में। ठीक है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ था, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और यह एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर केंद्रित था। ठीक है, यह आयोजन देश भर के 10 लाख के अधिक स्थानों पर आयोजित योग संगम पहल का हिस्सा था। ठीक है, और थीम क्या था? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उम्मीद पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? रिसेंटली द उम्मीद पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? आपका पहला ऑप्शन है विज्ञान मंत्रालय, दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा है महिला और बाल विकास मंत्रालय और चौथा है अल्पसंख्यक मंत्रालय। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है आपका अल्पसंख्यक मंत्रालय यानी माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। उम्मीद पोर्टल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जून 2025 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों का डिजिटल प्रबंधन करना है। उम्मीद का पूर्ण रूप है एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास। ठीक है, यह वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपलोड करने और पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाने के लिए एक केंद्रित मंच है। अगला क्वेश्चन है, स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है या किस देश की कंपनी है? स्टारलिंक हैज़ बीन परमिटेड टू स्टार्ट सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। दिस कंपनी बिलोंग्स टू विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जर्मनी। ये जो कंपनी है ये है अमेरिका की। ठीक है, स्टारलिंक एक अमेरिकी कंपनी है जो एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स की सहायक कंपनी है। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत के स्पेस रेगुलेटर ने स्टारलिंक को देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। यह कंपनी पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों का एक समूह उपयोग करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में तेज गति और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, पेपेरीना किस खेल से जुड़े हैं? पेपेरीना इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? आपका पहला ऑप्शन है टेनिस, दूसरा है बास्केटबॉल, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है बैडमिंटन। ये संबंधित है फुटबॉल से। ठीक है, पेपेरीना एक प्रसिद्ध स्पेनिश पेशेवर फुटबॉलर हैं जो गोलकीपर के रूप में खेलते हैं। ठीक है, उन्होंने स्पेन के राष्ट्रीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेला है। अपने करियर में उन्होंने ला लीगा, प्रीमियर लीग, सीरे ए और बुंडेसलीगा जैसे शीर्ष यूरोपीय खेलों में कई प्रमुख क्लबों का प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान में वह स्पेनिश क्लब रियल वियारियल सीएफ के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आपका पहला ऑप्शन है 10 जून, दूसरा है 11 जून, तीसरा है 12 जून और चौथा है 13 जून। ये आपका हर साल मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में बाल श्रम के प्रति
जागरूकता बढ़ाना और इसे खत्म करने के लिए प्रयास करना है। इस दिन की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य बच्चों को शिक्षा और एक सुरक्षित बचपन प्रदान करना है। 2025 का विषय यानी थीम था प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, आइए प्रयासों को गति दें। अगला क्वेश्चन है भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में योगदान कितना है? व्हाट इज इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन? आपका पहला ऑप्शन है 33%, दूसरा है 20%, तीसरा है 25% और चौथा है 35%। ये है आपका टोटल 25%। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और वैश्विक उत्पादन में 25% का योगदान देता है। ठीक है, यह क्षेत्र लाखों किसानों को रोजगार देता है और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, 1998 से नंबर 1 पर रहने वाला भारत ने पिछले एक दशक में डेयरी उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है, जो खाद्य सुरक्षा और पोषण में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग कितना निवेश आकर्षित किया है? ठीक है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट हैज इंडिया अट्रैक्टेड इन रिन्यूएबल एनर्जी इन 2025? आपका पहला ऑप्शन है $2 बिलियन, दूसरा है $5 बिलियन, तीसरा है $11 बिलियन और चौथा है $7 बिलियन। ये है आपका $11 बिलियन। 2025 की पहली छमाही में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $11.8 बिलियन का निवेश आकर्षित किया है, जो अब तक की दूसरी सबसे बड़ी अर्धवार्षिक गतिविधि है। ठीक है, इस निवेश का 77% हिस्सा सौर ऊर्जा क्षेत्र में गया, जो भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह वृद्धि सरकारी नीतियों और निवेशकों के बढ़ते भरोसे का परिमाण है, जो भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जून 2025 में भारत सरकार ने 1975 में लगाए गए आपातकाल की याद में प्रतिवर्ष किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इन जून 2025 ऑन विच डे डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस दैट इट एनुअली ऑब्जर्व संविधान हत्या दिवस टू रिमेंबर द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975? आपका पहला ऑप्शन है 21 जून, दूसरा है 25 जून, तीसरा है 26 जून और चौथा है 28 जून। ये मनाया जाएगा आपका 25 जून को। ठीक है, जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इस दौरान नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। 25 जून 2025 को इस घटना के 50 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने इसे लोकतंत्र पर सबसे काला धब्बा बताते हुए संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व की याद दिलाना है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर योजना किस देश ने शुरू की है? विच कंट्री लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्कीम? आपका पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। भारत का ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश की हरित हाइड्रोजन उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक है, इसके तहत सरकार ने प्रमुख राजमार्गों पर हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित करने और देश के पहले हाइड्रोजन हाईवे का उद्घाटन किया है। इसका लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके लंबी दूरी के माल परिवहन को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए 2024-25 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिसिट फॉर इंडिया इन 2024-25 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी? आपका पहला ऑप्शन है 5.6%, दूसरा है 4.8%, तीसरा है 6.5% और चौथा है 3.8%। ये है आपका 4.8%। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% रहा, जो भारत के संशोधित अनुमान के अनुरूप है। यह पिछले वर्ष के 5.9% से कम था, जो सरकार के राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक के उच्च लाभांश और प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि जैसे कारकों के कारण हासिल किया गया था। ठीक है, सरकार का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे और घटाकर 4.4% करना है। यह वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के नॉटविल में 2025 विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में महेंद्र गुर्जर ने किस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया? इन विच इवेंट डिड महेंद्र गुर्जर सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स इन नॉटविल स्विट्जरलैंड? आपका पहला ऑप्शन है मेन शॉट पुट,
F-42, दूसरा है मेंस जेवेलियन थ्रो F-42, तीसरा है मेंस डिस्कस थ्रो F-42 और चौथा है मेंस जेवेलियन थ्रो F-64। ये है आपका प्रतियोगिता मेंस जेवेलियन थ्रो F-42, ठीक है। भारत के पैरा एथलीट महेंद्र गुज्जर ने मई 2025 में स्विट्जरलैंड के नाटिवल में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में पुरुषों की भाला फेंक F-42 प्रतिस्पर्धा में 61.17 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने ब्राजील के रॉबर्टो फ्लोरियन एडेनिल्सन द्वारा 2022 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड जो कि था 59.19 मीटर को तोड़ दिया है। F-42 श्रेणी उन एथलीटों के लिए है जिनकी एक पैर में मध्यम गतिशीलता बाधित होती है, ठीक है। गुज्जर ने इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? रिसेंटली द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज इन विच स्टेट या फिर यूटी? आपका पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है लद्दाख और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका आयोजन आपका किया गया है सिक्किम में, ठीक है। भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में पूर्वी सिक्किम में दिव्य दृष्टि नामक एक उच्च ऊंचाई प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अभ्यास आयोजित किया था। इसका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में युद्ध क्षेत्र जागरूकता, निगरानी और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, सक्षम सेंसर, मानव रहित हवाई वाहन और सुरक्षित संचार नेटवर्क जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग और एकीकरण किया गया था। इसका आयोजन त्रिशक्ति कोर द्वारा किया गया था और यह आत्मनिर्भर भारत का पहल का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 से प्रभावी प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी P&G के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी P&G इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 2026? आपका पहला ऑप्शन है शैलेश जेजुरीकर, दूसरा है संजय मेहरोत्रा, तीसरा है रमेश टैनवाला और चौथा है विवेक शंकरन। ये नियुक्त किए गए हैं शैलेश जेजुरीकर, ठीक है। शैलेश जेजुरीकर को जनवरी 2026 से प्रभावी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं जो इस वैश्विक उपभोक्ता सम्मान कंपनी का नेतृत्व करेंगे। वर्तमान में कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी COO के रूप में कार्यरत जेजुरीकर जॉन मेयरलन का स्थान लेंगे, ठीक है, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कैरेबियन द्वीप बाराबाडोस पर लगभग 20 वर्षों के बाद हाल ही में किस प्रजाति की पुनः खोज की गई है? इन जुलाई 2025 विच स्पीसीज वर रीडिस्कवर्ड ऑन द कैरेबियन आइलैंड ऑफ बाराबाडोस आफ्टर नियरली 20 ईयर्स? आपका पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक, दूसरा है बाराबाडोस स्किंक, तीसरा है बाराबाडोस रेड स्नेक और चौथा है बाराबाडोस रेसर। ये खोज किया गया है आपका बाराबाडोस थ्रेड स्नेक का, ठीक है। कैरेबियन द्वीप बाराबाडोस पर लगभग 20 वर्षों के बाद जुलाई 2025 में दुनिया के सबसे छोटे सांप बाराबाडोस थ्रेड स्नेक की पुनः खोज की गई है। मार्च 2025 में एक पारिस्थितिकी सर्वेक्षण के दौरान एक चट्टान के नीचे मिला। यह प्रजाति पहले विलुप्त होने के डर से विज्ञान के लिए खोई हुई प्रजातियों की सूची में थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? इन जुलाई 2025 इंडिया साइंड अ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है ओमान, दूसरा है UAE, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है कतर। ये है आपका UAE, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल और UAE राष्ट्रीय गार्ड कमांड के बीच हस्ताक्षरित यह समझौता द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में एक सुरक्षित और टिकाऊ समुद्री वातावरण सुनिश्चित करना है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री अपराधों से लड़ना और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया शामिल है। यह समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में किस राज्य ने घोषित किया है? विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड डॉक्टर MS स्वामीनाथन बर्थ एनिवर्सरी एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे? आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है तमिलनाडु। ये आपका घोषित किया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र ने भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में उनकी जयंती 7 अगस्त को सतत विकास दिवस घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ कृषि पद्धतियों, वैज्ञानिक नवाचार और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैव कृषि केंद्र स्थापित किए जाएंगे जो उनके दृष्टिकोण के अनुरूप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एआई इम्पैक्ट समिट 2026 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है भारत और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। ये आपका होस्ट किया जाएगा भारत के द्वारा, ठीक है। भारत 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक एआई नियमों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां एआई से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य एआई के नैतिक, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोगों को सुनिश्चित करना है, जिससे यह मानव प्रगति के लिए एक सकारात्मक शक्ति बन सके। नेक्स्ट है किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू बैन यूट्यूब फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर ऑफ एज? आपका पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है कनाडा और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। ये बैन किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया में। दिसंबर 2025 से ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यूट्यूब पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। यह फैसला उन्हें ऑनलाइन नुकसान, साइबर बुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए लिया गया है। सरकार ने पहले यूट्यूब की शिक्षा संबंधी उपयोगों के कारण छूट छूट दी थी, लेकिन एक सर्वेक्षण के बाद इसे प्रतिबंध में शामिल किया गया। इसमें पाया गया कि 37% नाबालिगों को हानिकारक सामग्री का सामना करना पड़ा है। इस प्रतिबंध में टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पहले से ही शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफून कोमे ने किस देश को प्रभावित किया है? टाइफून कोमे हैज अफेक्टेड विच कंट्री? आपका पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन, चौथा है भारत। तो जी इसमें से आपका सही है वो है जवाब चीन, ठीक है। टाइफून कोमे ने चीन को प्रभावित किया है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने जुलाई 2025 के अंत में पूर्वी चीन के तटवर्ती इलाकों में कहर बरपाया। टाइफून कोमे को फिलीपींस में एमोंग के नाम से भी जाना जाता है। इसने चीन के झिंजियांग प्रांत में दस्तक दी, जिससे शंघाई जैसे शहरों में बड़े पैमाने पर परिवहन सेवाएं बाधित हुई और हजारों लोग को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, ठीक है। इसके कारण चीन और फिलीपींस के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट है सेतुबंध विद्वान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सेतुबंध विद्वान योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बॉडी? आपका पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरा है शिक्षा मंत्रालय और चौथा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये आपका लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। जुलाई 2025 में शिक्षा मंत्रालय ने सेतुबंध विद्वान योजना शुरू की है। यह योजना गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को डिग्री की बाध्यता के बिना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी आईआईटी जैसे प्रतिष्ठान संस्थानों में अनुसंधान का अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियां और आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के बीच सेतु का निर्माण करना है, जिससे पारंपरिक विद्वान राष्ट्रीय विकास में योगदान कर सकें, ठीक है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। नेक्स्ट है भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च एन एआई बेस्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट? आपका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने एआई आधारित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है। जुलाई 2025 में स्वीकृति इस पहल में आईआईटी लिमिटेड और अमेरिकी फर्म एम लॉजिका बिग डेटा एनालिटिक्स और एआई का उपयोग करके सड़क दुर्घटना को कम करेंगे, ठीक है। यह परियोजना ब्लैक स्पॉट की पहचान, दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण और डेटा संचालित नीतियां बनाने पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है गौरी महोत्सव भील समुदाय द्वारा किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज द गौरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द भील कम्युनिटी? आपका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। ये मनाया जाता है आपका राजस्थान राज्य में, ठीक है। गौरी महोत्सव भील समुदाय द्वारा राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला 40 दिवसीय लोकनाट्य अनुष्ठान है। यह श्रावण भाद्रपद महीने में आयोजित होता है। भगवान शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा पर आधारित इस उत्सव के केवल पुरुष कलाकार भाग लेते हैं। यह भील समुदाय की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक सद्भाव और प्राकृतिक संरक्षण का संदेश देता है, जिसे गांव-गांव जाकर प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहा क्लिउचेवस्काया ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? द रिसेंटली डिस्कस्ड क्लिउचेवस्काया वोल्केनो इज लोकेटेड वेयर? आपका पहला ऑप्शन है यूराल पर्वत रूस, दूसरा है साइबेरिया पठार रूस, तीसरा है कामचटका प्रायद्वीप रूस और चौथा है काकेशस पर्वत रूस। ये आपका स्थित है कामचटका प्रायद्वीप रूस में, ठीक है। क्लिउचेवस्काया ज्वालामुखी कामचटका प्रायद्वीप रूस में स्थित है। यह यूरेशिया का
सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है जो जुलाई अगस्त 2025 में पास में आए एक शक्तिशाली भूकंप के बाद फट गया था। ठीक है, यह प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और अपने तेज शंकु के आकार के लिए जाना जाता है। इस विस्फोट के कारण बड़े पैमाने पर राख और धुआं निकली जो अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष को समाप्त करने की अपील करती न्यूयॉर्क घोषणा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कॉलिंग फॉर द एंड ऑफ द फिलिस्तीन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम? आपका पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है फ्रांस और चौथा है यूरोपीय संघ। ये आपका लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई न्यूयॉर्क घोषणा फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य दो राज्य समाधान को लागू करना, गाजा में अस्थायी युद्ध विराम सुनिश्चित करना और हमास को निरस्त करके गाजा को फिलिस्तीन प्राधिकरण को सौंपना है। इसका लक्ष्य इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए अस्थायी शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी शामिल होगा। नेक्स्ट है, टीएन मनोहर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? टीएन मनोहर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? आपका पहला ऑप्शन है स्पोर्ट्स यानी खेल, दूसरा है फिल्म निर्माण, तीसरा है वित्त यानी फिनांस और चौथा है अंतरिक्ष अनुसंधान यानी स्पेस रिसर्च। तो वो आपका संबंधित है वित्त यानी फिनांस से। ठीक है, टीएन मनोहर एक प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जिनका निधन जुलाई 2025 में हुआ था। उन्हें बैंकिंग और कॉरपोरेट प्रशासन में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। उन्होंने सत्यम कंप्यूटर्स घोटाले के बाद कंपनी को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष और कैनरा बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में अटल पेंशन योजना किस संगठन द्वारा विनियमित है? इन जुलाई 2025 अटल पेंशन योजना इज रेगुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आपका पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, दूसरा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी, तीसरा है पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण यानी पीएफआरडीए और चौथा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ। तो ये है आपका पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए। ठीक है, एपीवाई एक सरकारी समर्थित पेंशन योजना है जिसे 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पीएफआरडीए भारत में पेंशन क्षेत्र का नियामक निकाय है जो एपीवाई और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस जैसे योजनाओं का प्रशासन करता है। पीएफआरडीए सुनिश्चित करता है कि योजना के माध्यम से सब्सक्राइबर्स के हितों की रक्षा हो और पेंशन फंड का प्रबंध सही तरीके से हो। ठीक, इस योजना में 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी होती है। अगला है, जनवरी 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? इन जनवरी 2025 व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? आपका पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड और चौथा है फोर्थ। ये था आपका फोर्थ। ठीक है, भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद अपनी मजबूत सैन्य क्षमताओं के साथ यह स्थान बरकरार रखा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 60 से अधिक कारकों के आधार पर देशों की सैन्य ताकत का मूल्यांकन करता है, जिसमें जनशक्ति, उपकरण और वित्तीय संसाधन शामिल हैं। ठीक है, इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले और रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था? इन जुलाई 2025 वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर कोच सक्सेसफुली टेस्टेड? आपका पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है चेन्नई और चौथा है अहमदाबाद। ये टेस्ट किया गया था चेन्नई में। ठीक है, यह परीक्षण हेरिटेज के लिए हाइड्रोजन पहल का एक हिस्सा था जिसका उद्देश्य स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा देना है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस उपलब्धि को भारत के अस्थायी परिवहन प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस पहल के तहत पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन हरियाणा में जिंद और सोनीपत के बीच किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए किन्हें एसटी/एससी आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड दिया गया है? Who will be given the ST/SC आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड फॉर द ईयर 2025? आपका पहला ऑप्शन है मृत्युंजय महापात्रा, दूसरा है आर के माथुर, तीसरा है चेतन भगत और चौथा है सतीश चंद्र। ये दिया जाएगा आपको मृत्युंजय महापात्रा को। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को
अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी यानी AMS द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट नेतृत्व और सेवा के लिए दिया गया है। उनके प्रयासों के कारण भारत में चक्रवातों से होने वाली मौतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। नेक्स्ट है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ रूरल क्रिकेट लीग? आपका पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है गुजरात। ये आपका लॉन्च करने वाला पहला राज्य बिहार बन गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने जनवरी 2025 में बिहार ग्रामीण लीग की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उन प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच देना है जिन्हें जिला या राज्य स्तर पर खेलने का अवसर नहीं मिला है। 13 से 23 वर्ष के खिलाड़ी इस लीग में भाग ले सकते हैं, जिसके ट्रायल पूरे राज्य में आयोजित किए गए। यह पहल बिहार के दूर दराज के क्षेत्रों में जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? इन जनवरी 2025 विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय WHO? आपका पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा है जॉर्जिया, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है अर्जेंटीना। तो ये WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है जॉर्जिया को। ठीक है, WHO द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणन तब दिया जाता है जब वह कम से कम 3 वर्षों तक स्वदेशी मलेरिया संचरण के मामलों को समाप्त करने का प्रमाण दे सके। ठीक है, जॉर्जिया ने 1990 के दशक में मलेरिया की वापसी का सामना किया था, लेकिन मजबूत नियंत्रण उपायों के साथ इसे सफलतापूर्वक काबू कर लिया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयसस ने जॉर्जिया के लोगों को उनकी अथक मेहनत के लिए बधाई दी और इसे मलेरिया मुक्त दुनिया की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया? हु वाज अवॉर्डेड आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? आपका पहला ऑप्शन है विराट कोहली, दूसरा है जसप्रीत बुमराह, तीसरा है रोहित शर्मा और चौथा है अजमतुल्ला उमरजई। ये आपको दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बुमराह ने 2024 में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया, खासकर टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है FIDE शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? इन विच स्टेट विल द FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 भी हेल्ड? आपका पहला ऑप्शन है गुवाहाटी, दूसरा है असम, तीसरा है भुवनेश्वर और चौथा है गोवा। ये आपका आयोजित होगा गोवा में। ठीक है, यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में आयोजित होगा। 206 खिलाड़ी नॉकआउट प्रारूप में $2 मिलियन की पुरस्कार राशि और 2026 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में 3 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। गोवा को इसकी खूबसूरती, तटों और मेहमान नवाजी के लिए चुना गया है। ठीक है, और यह भारत में शतरंज के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे क्वेश्चंस और आपको सेशन आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर साथ ही आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट्स और करंट अफेयर के सेशन इस चैनल पर आएँ वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।